वेलकम स्टूडेंट्स। ये BA DL एंड BA इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है। इसके अंदर अपन थॉमस ग्रे पोइट को पढ़ रहे हैं। थॉमस ग्रे की जो पोइम जो है हमारे सिलेबस के अंदर, उसका नाम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इस पोइम की पहली 4 पंक्तियां जो हैं वो मैंने शुरू कर दी थी। जैसा कि मैंने कल बताया था, ये एक शोक कविता है। एलिजी का मतलब भी होता है सैड पोइम। इसकी 4 पंक्तियां अपन ने पढ़ ली थी। अब आगे की पंक्तियां हम पढ़ते हैं। काफी लंबी पोइम है, अलग अलग पार्ट्स में बनेगी। तो अपन इसका सेकंड पार्ट जो है अपन पढ़ रहे हैं। पहली 4 लाइनें कल पढ़ ली थी। अब अगली पंक्तियां देखो। पहली 4 लाइन में ये बताया था कि किस तरह जब चर्च की बेल जो है, चर्च की घंटियां जब सायंकाल के समय बजती हैं तो गांव में क्या क्या एक्टिविटी होती है, ये बातें उन 4 लाइनों में बताई थी। क्या क्या होता है, जैसे किसान लोग जो हैं अपने खेतों पर काम करके वापस घरों को लौटते हैं। पशु भी हैं, अपना दिन का चारा चरने के बाद अपने अपने वाड़ों में आ जाते हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं। नाउ फेड्स the glimmering landscape on the side. The glimmering landscape on the side. And all the air stillness holds. Save where the beetle wheels his droning flight. And drowsy tinklings lull the distant folds. अब पोइट जो है अगली 4 पंक्तियों के अंदर बता रहा है कि जब गांव के अंदर सायंकाल का समय होता है तो सायंकाल के समय नेचर कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है, और भी नेचर के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, ये सब बातें जो हैं इन 4 लाइनों में देख सकते हैं। तो ये अगली 4 लाइनें हैं। पोइट कह रहा है नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप। ग्लिमरिंग का मतलब शाइनिंग लाइटली, शाइनिंग हल्के हल्के चमकना, शाइनिंग लाइटली माने हल्के हल्के चमकना। अब जो हल्के हल्के लैंडस्केप माने एरिया, जो एरिया जो है, जिस एरिया की साइड में देखना, जिस एरिया को हम देख सकते हैं वो एरिया जो है, जो थोड़े समय धीरे धीरे जो है चमकना, उसका क्या हो जाता है, फेड माने कम हो जाना, और उसका चमकना और कम जो है। जैसे जैसे अपन जानते हैं जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है तो आसपास की चीजें जो हैं वो हमें धुंधली सी दिखाई देने लग जाती हैं। और दूसरी बात, ऑल द एयर स्टिलनेस का मतलब साइलेंस, और जहां भी एयर जो है वो एकदम शांत हो जाती है। कहने का सायंकाल के समय हवा भी जो है उसकी रफ्तार, जो उसकी स्पीड जो है वो भी कम हो जाती है, तो आसपास का वातावरण एकदम शांत हो जाता है जैसे ही सायंकाल होती है। और आगे क्या होता है, सेव का मतलब एक्सेप्ट, यहाँ पर सिवाय, सेव का मतलब है एक्सेप्ट, सिवाय। सिर्फ क्या क्या आवाजें आती हैं, नेचर एकदम शांत हो गई है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनकी आवाजें हम सायंकाल के सन्नाटे में सुन सकते हैं। पोइट कह रहा है वेयर द बीटल एक बर्ड होता है, एक भंवरा टाइप पक्षी होता है, व्हील्स माने उड़ता है,
इज ड्रोनिंग फ्लाइट। ड्रोनिंग माने मेकिंग नॉइज, मेकिंग नॉइज, और फ्लाइट का मतलब उड़ना। जब भंवरा आसमान में उड़ता है तो एक तरह का शोर पैदा करता है, तो भंवरे की उड़ने की आवाज जो है उसको सुना जा सकता है। सिर्फ कोई आवाज नहीं है, सिर्फ हम भंवरे के उड़ने की आवाज जो है उसको हम सुन सकते हैं। आगे क्या कहता है, ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब स्लीपी, जो नींद में। अब जो है मवेशी जो है वो नींद में हो जाते हैं, दिन भर थके हुए होते हैं। टिंकलिंग, टिंकलिंग माने बैल। कुछ मवेशी होते हैं जिनके बैल, जिनके गलों में मतलब घंटियां जो हैं वो लटका दी जाती हैं। डिस्टेंट फोर्ट, फोर्ट माने प्लेस वेयर वो जगह जहां मतलब बाड़ा इसे अपन कहते हैं, केटल ले, जहां मवेशी रहते हैं उसको क्या कहते हैं, फोर्ट कहते हैं। तो बैल वगैरह जो होते हैं, दूर दराज के बैल जो हैं उनके गलों में मतलब वो आधी नींद में हैं और वो अपनी गर्दन वगैरह हिलाते हैं, तो वहां से मतलब घंटियां जो हैं वो सुनाई देती हैं। तो घंटियों की आवाजें को सुना जा सकता है। तो सिर्फ दो आवाजें आ रही हैं, एक तो उड़ते हुए बीटल की आवाज आ रही है और दूसरी उन घंटियों की आवाजें आ रही हैं जो मवेशियों के गलों में बंधी हुई हैं। और ये मवेशी जो है आधी नींद में है, ऐसा लग रहा है मानो वो सो रही हो। उम्मीद है आपको चारों पंक्ति समझ में आ गई होंगी। ये पंक्ति क्या कहना चाह रही हैं। इन पंक्तियों के अंदर पोएट ने नेचर का वर्णन किया है, बताया है जब सायंकाल होती है तो कैसा माहौल हो जाता है। आप पोएम आगे चलती है। Save that foam that from yonder ivy mantle tower, the moping owl, does to the moon complain, does to the moon complain of such as wandering near the secret bower, near the secret bower. A poet, secret bower, molest her ancient solitary reign. इस पोएम की थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, लेकिन भाव एकदम सरल है। अब पोएम आगे बढ़ती है तो पोएट कहता है, फिर और बताता है। अभी भी मतलब वो नेचर के बारे में बता रहा है, इन पंक्तियों में भी मतलब वो नेचर की बात कर रहा है। तो आसपास का वातावरण कैसा है, चर्च का जो माहौल जो है वो कैसा है, ये इन पोएमों के अंदर पता चल रहा है। तो सेव सिवाय फ्रॉम योंडर माने वहां, दैट उस जगह, उधर उस साइड, आईवी मेंटल टावर, मेंटल माने कवर्ड। आईवी एक प्लांट होता है और एक बड़ा टावर है जिसको मतलब पूरी आईवी के प्लांट ने पूरी तरह कवर कर रखा है। एक आईवी का प्लांट है और उसने उस टावर को पूरी तरह कवर कर रखा है। मोपिंग, और दूसरी बात किसकी आ रही है, मोपिंग का मतलब निराश, सैड जो है आउल जानते ही हो, डस्ट द मून कंप्लेन। अब आउल ऐसा लग रहा है मन आउल जो है वो मून को एक तरह कंप्लेन कर रहा हो, एक शिकायत कर रहा हो। जब सायंकाल हो जाता है तो क्या होता है, मून आसमान में आ जाता है और सूर्य के प्रकाश के जाने के बाद मून हल्का का प्रकाश जो है उसको हम देख सकते हैं। तो आउल जैसा कि हम जानते हैं
आउल को मतलब अंधेरा पसंद है, वो अंधेरे में ही रहना चाहता है। तो आउल जो है वो मून से शिकायत करता है, क्या कहता है, सच वेंडरिंग नियर द सीक्रेट बावर, मून से कहता है कि तुम्हारा प्रकाश जो वेंड भटकता हुआ सीक्रेट बावर, बावर मतलब प्लेस, तो सीक्रेट मतलब तुम जानते गुप्त प्लेस, और आउल जो एक छुपे हुए स्थान पर है, ऐसी जगह पर है जहां प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाता है, एकदम अंधेरे में रहना पसंद करता है। तो वो शिकायत करता है। मोलेस्ट का मतलब डिस्टर्ब, डिस्टर्ब और एंशिएंट का मतलब ओल्ड, सोलिटरी का मतलब एकांत, लोनली, और रेन का मतलब रूप शासन। ऐसा माना जाता है जो आउल जो है अपनी एकांत जगह जो उसने चुनी है, ऐसी जगह चुनी है जहां कोई प्रकाश नहीं आता है, वहां ऐसा लगता है मानो मून का प्रकाश जो है उसकी जो ओल्ड लोनली रूल जो है उसमें किसी तरह की बाधा डाल रहा है, ऐसा आउल को महसूस होता है। तो इस तरह की आवाजें हम नेचर से देख सकते हैं। तो पोएट इन पंक्ति में बताने की कोशिश कर रहा है, एक प्लेस है, एक टावर है जो आइवी के फूलों से ढका हुआ है, और फिर वो आउल के बारे में बताता है जिसको थोड़ी परेशानी होती है जब मून का प्रकाश उसके सीक्रेट प्लेस पे जाता है, और ये सीक्रेट प्लेस जो है उसका खुद का एक वो जगह है जहां पर उसका खुद का रूल चलता है, खुद का वहां पर शासन चलता है। तो मून आउल को ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का प्रकाश जो है उसको बाधित कर रहा है, उसकी एकांतता को क्या कर रहा है, नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। आगे पढ़ते हैं अपन। Beneath those rugged arms, beneath those rugged arms that your trees shade, that you trees shade, where leaves the turf, sorry, where heaves the turf in many a mouldering, heap, each in its narrow cell, forever laid, the rude forefathers, of the hamlets leave. अगली चार पंक्तियां हैं, इसके अंदर भी नेचर का ही वर्णन चल रहा है। अब इन पंक्तियों के अंदर जो चर्च यार्ड जो है, जो कब्रिस्तान है, उसकी स्थिति बताई जा रही है। इन चार पंक्तियों क्या बताया जा रहा है, जो कब्रिस्तान की स्थिति है वो बताया जा रहा है कि वहां कैसा माहौल है, ये बताया जा रहा है। कब्रिस्तान जानते ही हो, वो प्लेस जहां मतलब मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। तो बीनीथ का मतलब अंडर, नीचे। रग का मतलब हार्ड, कठोर। एम्स एक पेड़ है, लंबा पेड़ होता है। यू भी एक पेड़ है, ट्री शेड। अब बताया जा रहा है कि जो कब्रिस्तान है वहां पर कठोर एम्स के पेड़ लगे हुए हैं, लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं, और यू के पेड़ भी लगे हुए हैं। यू और एम्स के पेड़ मोस्टली मतलब ग्रेव यार्ड के अंदर लगाए जाते हैं। तो ये दोनों पेड़ जो काफी लंबे लंबे हैं,
और इनकी शेड का मतलब इनकी छाया जो है नीचे जमीन पर पड़ रही है। वेयर हीप्स का मतलब ढेर होना, ये लोट ऑफ। और बहुत सारा ढेर है किसका, टर्फ का मतलब ग्रास, और जहां जमीन के ऊपर घास का बहुत ज्यादा ढेर है, तो ये घास कहां पे लग गई है, मैनी ये मोल्डरिंग का मतलब रेज, उठा हुआ, हीप का मतलब ढेर, और जमीन जो है वो थोड़ी उठी हुई है, वो जगह जहां मतलब जमीन से थोड़ा उल्टा वो दफना दिया गया है, तो वो जगह जो जमीन से थोड़ी ऊंची नजर आ रही है, तो जो ऊंची जगह जो है वहां पर घास का बहुत ज्यादा ढेर जो है वो लग गया है, बड़ी बड़ी घास जो है वहां पर उगाई है। ईच का मतलब यहाँ पे वो प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी कब्र में है, वो प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी कब्र के अंदर है, डेड पर्सन हु इज इन हिज ग्रेव। ईच इट इज नैरो सेल का मतलब क्या है, ग्रेव, कब्र। प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी कब्र में है, फॉरएवर लेट, हमेशा के लिए लेटना। पोइट कहना चाह रहा है वो व्यक्ति जो अपनी कब्र में है वो हमेशा के लिए लेटा रहेगा, मतलब जो ऐसी नींद में चला गया है, ऐसी स्थिति में चला गया है, वो कभी वहां से हिलने वाला नहीं है या वहां से डगमगाने वाला नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी कब्र के अंदर हमेशा के लिए लेटा रहेगा। इनके कौन से लोग हैं जो इस कब्र के अंदर लेटे हुए हैं, उनके बारे में बता रहा है। द र्यूड फोर फादर्स का मतलब नो अनरीड, जो पढ़े हुए लिखे नहीं है, और फोर फादर्स का मतलब विलेजर्स, गांव के लोग जो हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, र्यूड हैं, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, ऑफ द हेमलेट का मतलब क्या है यहाँ पर, विलेज, गांव। और इन कब्र के अंदर जो कौन से लोग दफने हुए हैं, वो गांव के लोग दफने हुए हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, जिनका जीवन रस्टिक रहा, र्यूड रहा, क्योंकि उन्होंने कोई किसी तरह ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो पोइट इन पंक्ति में बताने की कोशिश कर रहा है, ये कब्रिस्तान के बारे में बता रहा है जहां पर एम्स और नीम के पेड़ हैं, और जहां घास जो है काफी बड़ी बड़ी लगाई है उस जगह जहां पर लोगों को दफनाया गया है। और बता रहा है इन कब्र के अंदर गांव के लोग जो हैं, जो र्यूड थे, अनपढ़ थे, अनलेटर्ड थे, वो यहाँ पर दफने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। The breezy call of incense breathing morn, the shallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion, or the echoing horn, no more shall rouse them, from their lowly bed. ये चार पंक्तियां हो गई। अब पोइट आगे कह रहा है कि अब बता रहा है उन लोगों के बारे में जो कब्र में दफने हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनके बारे में बता रहा है कि लोग जो कब्र के अंदर लेट गए हैं, हमेशा के लिए लेट गए हैं, अब ये किसी भी स्थिति में
अपनी जगह छोड़ने वाले नहीं है, कोई भी चीज हो जाए वो इससे उजागरने वाले नहीं है। क्या कह रहा है पोइट? द ब्रीजी कॉल का मतलब ठंडी ठंडी हवा, ऑफ इंसेंस का मतलब फ्रेग्रेंस, खुशबू वाली। जब प्रातःकाल होता है तो खुशबू वाली हवा जो चलती है, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, और सुबह का वातावरण देखते हैं, सुबह का माहौल जो होता है तो काफी खुशबू वाला होता है, ऐसा लगता है प्रकृति बहुत ही खूबसूरत लगती है, उसकी अलग ही एक तरह की हमें फ्रेग्रेंस महसूस होती है, एक तरह की महक महसूस होती है। तो पोइट कह रहा है दूसरी बात, द स्वेलो का मतलब चिड़ियाएं, ट्विटरिंग का मतलब चर्पिंग, चहचहाना, फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड शेड का मतलब घोंसला, तो चिड़ियाएं जो अपने घोंसले से क्या करती रहती है, चहचहाती रहती हैं। अभी पूरी लाइन पर बताऊंगा, समझ लो। पहली स्थिति क्या बताई, प्रातःकालीन जो खुशबू आती है उसकी ठंडी ठंडी हवा चलती है, बात ये कह रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है चिड़ियाएं जो अपने अपने घोंसलों से क्या करती हैं, चहचहाती रहती हैं, ट्विटरिंग करती रहती हैं, चर्पिंग करती रहती हैं। तीसरी बात, कॉक श्रिल नॉइज, श्रिल क्लेरियन, श्रिल का मतलब हार्श, तेज, लाउड कह सकते हैं अपन, लाउड, और क्लियर का मतलब नॉइज, और मुर्गे की तेज बांग, और मुर्गा जो होता है वो तेज बांग देता है। और दूसरी इकोइंग हॉर्न का मतलब शिकारी की आवाज, हंटर्स नॉइज, ये वॉइस आवाज। और चौथा, चार बात बताई है इसने, एक तो प्रातःकालीन खुशबू, दूसरी चिड़ियाओं की चहचहाहट, तीसरी मुर्गे की बांग, और चौथी शिकारी की आवाज। ये चारों चीजें जो हैं वो क्या नहीं कर पाएंगी, नो मोर शेल राउज कौन, अवेक, जगाना, ये जगा नहीं पाएंगे किनको, देन किसके लिए है, पीपल हु आर इन द ग्रेव, वे लोग जो कब्र में हैं, इनको जगा नहीं पाएंगे, कहां से, फ्रॉम द लोली बेड का मतलब ग्रेव, उनकी कब्र से। और ये उनकी चारों चीजें जो हैं उनको कभी जगा नहीं पाएंगी, क्योंकि ये चारों चीजें जिंदा व्यक्तियों को जगाती हैं। जब मॉर्निंग होती है तो हम जानते हैं सभी उठ जाते हैं, और चिड़ियां चहचहाती तो उठ जाते हैं, मुर्गा बांग देता तो लोग उठ जाते हैं, शिकारी की आवाज करता है, जब सुबह सुबह शिकार पड़ जाता है तो उठ जाते हैं। ये सब चारों चीजें मिल भी जाएं तो, लेकिन ये जो लोग जो कब्रिस्तान में चले गए हैं, वे लोग जो कब्रों में लेटे हुए हैं, इनको ये चारों चीजें जो हैं कभी जगह नहीं पाएंगी, चाहे कितना ही प्रयास क्यों न कर ले। आगे बढ़ते हैं अपन। For them, no more the blazing hearth shall burn, और बिजी हाउसवाइफ ply her evening care no children run to lips their sire's return, or climb his kiss, or climb his knees, the envied kiss to share, अब अगली चार पंक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि वे लोग जो कब्र में चले गए हैं, वे लोग जो दुनिया से जा चुके हैं, वे लोग जो अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं,
उनके बारे में क्या क्या नहीं होता। जो हम जानते हैं जब कोई हमारे परिवार का चला जाता है या मर जाता है तो उसके प्रति हम पूरी तरह क्या हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। उसके प्रति जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों को करना हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो पोइट कह रहा है कि फॉर देम माने उन लोगों के लिए जो कब्र में चले गए हैं, वे लोग जो मर चुके हैं, उनके लिए क्या क्या नहीं होगा, यही 4 पंक्ति बताया जा रहा है। फॉर देम नो मोर ब्लेजिंग अर्थ। ब्लेजिंग अर्थ का मतलब फायर प्लेस, जिसे हम चूल्हा कहते हैं। शैल बर्न, अब ये लोग जो कब्र में चले गए हैं इन लोगों के लिए किसी तरह का कोई चूल्हा वगैरह नहीं जलेगा, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि जो लोग कब्र में चले जाते हैं, वे लोग जो मर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। तो वे लोग जो चले गए हैं और उनके लिए किसी तरह का कोई चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, उनके लिए भोजन की किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की जाएगी। दूसरी बात, बिजी हाउस वाइफ को बिजी बताया गया कि हाउस वाइफ जो होती है वो हमेशा बिजी रहती है। प्लाई का मतलब डू, करना, और इवनिंग केयर। और हाउस वाइफ भी है वो भी इवनिंग केयर नहीं करेगी। इवनिंग केयर का मतलब सब जानते हैं, जब हाउस वाइफ बिजी होती है, जब उसका हस्बैंड घर पर आता है तो उसके लिए उसे कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं, जैसे भोजन पकाना है, उसके लिए भोजन वगैरह पकाती है, अपने आप को तैयार भी करती है, ठीक है ना। तो ये सब बातें जो है हाउस वाइफ जो है वो करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। तीसरी चीज, मतलब पत्नी को पता चल गया है कि उसका पति जो लौट के आने वाला नहीं है, उसके प्रति जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, जिनको वो करती थी पति जब जिंदा था तब, अब वो कार्य नहीं करेगी। तीसरी बात, चिल्ड्रन, और बच्चों को भी ये पता चल गया है कि रन, जैसे बच्चे क्या करते थे, पिताजी आते थे तो दौड़ लगाते हैं टू लिप्स का मतलब होता है किस, चूमने के लिए, देयर सायर्स का मतलब फादर, पिताजी जो हैं, पिताजी शाम को वापस आते हैं तो 2-4 बच्चे होते हैं, तो पिताजी को प्यार करने के लिए वो क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं, एक तरह की कंपटीशन करते हैं, पिताजी को मैं पहले किस करूंगा, मैं पहले किस करूंगा। इस तरह का कंपटीशन जो होता था जब पिताजी जीवित थे, और इस तरह का कोई कंपटीशन जो है वो होने वाला नहीं है। और फ्लाइंग, और बच्चे चढ़ जाते थे नीज, अपने पिता के घुटनों पर। एनवीड किस का मतलब शेयर कर, किसको शेयर करने के लिए, और एनवी का मतलब फुल ऑफ जेलसी। और जब बच्चे जो थे लोग एक दूसरे की ईर्ष्या करते थे, मैं पिताजी को मैं किस करूंगा पहले, इस तरह की जो आपस में जेलसी रखते थे, तो इस तरह की एक्टिविटी अब होने वाली नहीं है। तो पोइट इन 4 पंक्तियों में बता रहा है, जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसके प्रति जो कार्य पहले होते थे वो कार्य भी जो है उनका होना भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे उनके लिए चूल्हा नहीं जलेगा, पत्नी अपनी जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको पूरा नहीं करेगी, बच्चे भी, अब बच्चों को पता चल गया है कि पिताजी नहीं आएंगे तो बच्चे भी को एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो ये 3 बातें जो हैं इस पॉइंट, इन 4 लाइनों के अंदर बताई गई हैं। आज के लिए इतनी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ये पार्ट 2 है, कल इसका पार्ट जो है 3रा पढ़ाएंगे। काफी बड़ी पोइम है, 5-6 पार्ट में बनेगी, कोशिश करूंगा 4 पार्ट के अंदर खत्म हो जाए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द क्लास। और एक बात ध्यान रखें, इस पोइम को जब पढ़ें तो पोइम आप नेट से डाउनलोड कर लें, यदि आपके पास पोइम नहीं है तो इस पोइम को डाउनलोड कर लें, और जैसे मैं लाइन पढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे क्लास में पढ़ते हैं अपन, वैसे एक लाइन को, एक शब्द को लिखना है आपको, जैसे मीनिंग लिख रहा हूँ। इस पोइम में से एक्सप्लेनेशन तो आएगी और क्वेश्चन भी 100% आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक बार और इसकी समरी जरूर पढ़ लेना पूरी पोइम की एक बार किताब में से, ताकि बातें जो आपकी अच्छी तरह समझ में आए। आगे मतलब 10-20 लाइन और पढ़ लेना, फिर सेल्फ पढ़ने की कोशिश करना, ताकि जब मैं अगली क्लास लूं तो आपको पंक्तियां जो है अच्छी तरह समझ में आ जाएं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।